नमस्कार साथियों, आधार क्लासेस बालोतरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमने राजस्थान की कृषि की जो क्लास रखी है यूट्यूब पर, तो आप सभी ने जो डिमांड की थी कि राजस्थान की कृषि की क्लास रखी जाए। वैसे तो ये काफ़ी कृषि पढ़े तो अपन 3-4 क्लासों के अंदर पूरी होती है, लेकिन कम समय के अंदर केवल एक क्लास के अंदर इस पूरी कृषि को करने के लिए पहले से ही लिख दिया गया है स्लाइड के रूप में, और जिसकी पीडीएफ आपको आधार क्लासेस के जो टेलीग्राम है उसमें नहीं मिलेगी, बल्कि जो ऐप है आधार क्लासेस का ऐप है उसमें फ्री मटेरियल के अंतर्गत आपको राजस्थान कृषि की ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से आराम से लिख सकते हो, और हो सके तो आप इस यूट्यूब पर इस वीडियो को रोक कर भी क्लास को लिख सकते हो साथ साथ में भी। तो जैसी आपकी इच्छा रहे उस अकॉर्डिंग आप कार्य कर सकते हो। तो आज अपन राजस्थान की कृषि पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की कृषि में अपन पढ़ेंगे क्या, तो उसमें बात करें तो इसको मैंने 6 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले राजस्थान की कृषि में पढ़ेंगे कृषि दृष्टिकोण, कि कृषि का दृष्टिकोण क्या है। फिर दूसरी बात है कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। फिर पढ़ेंगे कृषि फसलों का वर्गीकरण, की मौसम के आधार पर कौन कौन सी फसलें होती है, जैसे खरीफ, रबी, जायद, उन कृषि फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रांतियां हुई, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, उन क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कृषि कार्यक्रम व योजनाएं, कृषि से संबंधित कार्यक्रम कौन कौन से हैं और कृषि से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है। और अंत में अपन पढ़ेंगे कृषि फॉरम कौन कौन से हैं, कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कौन कौन से हैं, जो 5 हैं, और कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से, जैसे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी फसल अनुसंधान केंद्र, इन सब की अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये कुल कितने टॉपिक है, 6 टॉपिक है, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, रोक कर भी आराम से लिख सकते हो। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि दृष्टिकोण। पहला पॉइंट अपना क्या है, कृषि दृष्टिकोण। कृषि दृष्टिकोण की अपन बात करें तो इसमें राजस्थान की 62%, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसकी 62% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, अपनी जीविका के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। साथ में बात करें कि राजस्थान की कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में अगर वर्षात होगी, मानसून आएगा तो लोग कृषि कर पाएंगे, अगर नहीं वर्षा हुई तो अकाल की स्थिति बनेगी। अगर वर्षा होगी तो जिस प्रकार जुए में कि उसके पक्ष में खेल आता है तो जीत होगी, पक्ष में नहीं आता है तो उसकी हार हो जाती है, उसकी की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। उसी प्रकार राजस्थान में कृषि मानसून, ये वर्षा या मानसून आएगा तो कृषि करेंगे, अगर नहीं आया तो अकाल की स्थिति। इसलिए मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के अंदर जो कृषि की जाती है उसे मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि कहां पर की जाती है, पूर्वी मैदानी भागों में। क्यों, क्योंकि वहां नदियों वाला क्षेत्र है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ दोमट मिट्टी है, उस भूभाग में पूरा मैदानी होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है। और दूसरी ओर राजस्थान में सबसे कम अगर कहीं कृषि की जाती है वो की जाती है अरावली प्रदेश में, क्योंकि अरावली प्रदेश कैसा है, पथरीला भूभाग, और पथरीले भूभाग में कृषि नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि पूर्वी मैदानों में की जाती है, क्योंकि यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग है, और इसलिए पूर्वी मैदान को कृषि का हृदय कहा जाता है। इसलिए पूर्वी मैदान को क्या कहा जाता है, कृषि का हृदय कहा जाता है। कृषि का हृदय किसे कहा जाता है, पूर्वी मैदान को, क्योंकि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अगर कृषि कहीं की जाती है तो वो पूर्वी मैदान में की जाती है। इसके अलावा बात करें राजस्थान में सबसे कम कृषि कहां की जाती है, तो अरावली में की जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यह भूभाग कैसा है, पथरीला भूभाग है। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। भारत के अंदर कृषि प्रारंभ कब से होती है, 1 जुलाई से अगर कृषि वर्ष प्रारंभ होगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे करते वो समाप्त कब होगा, जब 30 जून आ जाएगा वो कृषि वर्ष समाप्त होगा। अब 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ, इससे 1 जुलाई से लेके अगले महीनों से वापस 30 जून पे ये समाप्त। अब 30 जून को ये समाप्त हो गया, उसके बाद 1 जुलाई को वापस नया कृषि वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो भारत के अंदर कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है, तो भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से
31 जून तक माना जाता है। योजना आयोग ने राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो योजना आयोग ने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। योजना आयोग ने राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? उनमें बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, जिसे अपन कहते हैं पश्चिमी शुष्क और अर्ध सिंचित है, क्योंकि इसका ये भाग अर्ध सिंचित है जबकि बाकी का सिंचित नहीं है, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं? अर्ध सिंचित। और साथ में ये किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। और कैसा क्षेत्र है? शुष्क। तो ये फर्स्ट सी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो फर्स्ट सी, और जिसका पूरा नाम है पश्चिमी शुष्क अर्ध सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है फोर्थ बी, जिसे कहते हैं दक्षिणी आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश, जो विशेषकर वागड़ का डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिणी सलूम्बर जिले का भूभाग। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित बात हो गई, दृष्टिकोण। इसके अलावा और क्या है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान, कृषि का राजस्थान की जीडीपी में योगदान कितना है? तो स्थिर कीमतों पर कितना है? स्थिर कीमतों पर, जिसका आधार वर्ष अपन मान सकते हैं 2011-12। इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। इसके अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान कितना है? तो 28.5%। कितना है? 28.5%। जबकि बात करें प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित वर्ष मतलब 2022-23 की बात की जा रही, 2022-23। अब वर्तमान प्रचलित कीमतों पर बात करें कृषि का योगदान जीडीपी में कितना है? तो 28.95%, 28.95%। तो ये अपने आर्थिक समीक्षा की बात कर ली, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे अगला क्वेश्चन, जो अगली अपनी स्लाइड है, अगला क्या रहेगा? अब अगला है कृषि के प्रकार। कृषि दृष्टिकोण कंप्लीट हुआ, तो अगला सेकंड बात करेंगे कृषि के प्रकार की। तो कृषि के प्रकार कितने हैं? जैसे सामान्य वर्गीकरण और दूसरी बात करें अपन वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो कृषि को अपन दो आधारों पर इसका अध्ययन करेंगे, एक है सामान्य वर्गीकरण, दूसरा वैज्ञानिक वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में कौन कौन सी कृषि, जैसे स्थानांतरित कृषि है, मिश्रित कृषि है और रिले कृषि है, मिश्रित कृषि है, डीयू कृषि है, मोनो कृषि है, ये ट्रक फार्मिंग है, ये सामान्य कृषि में आती है। जबकि वैज्ञानिक वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो चेरी कल्चर, एपी कल्चर, वर्टिकल्चर, वर्मी कल्चर, पोमोलॉजी, वो सारी वैज्ञानिक वर्गीकरण रहेगा, पीसी कल्चर का जो भूभाग। अब सामान्य वर्गीकरण में बात करें तो सामान्य वर्गीकरण में सबसे पहले स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि जंगलों के अंदर आदिवासी समुदाय के लोग क्या करते थे, माना कि इस भूभाग के अंदर ये रहते हैं और ये पूरा का पूरा भूभाग किससे है? वनीय क्षेत्र है। कैसा भूभाग है? वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर आदिवासी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी क्या करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले इस भूभाग में जितने भी पेड़ पौधे थे उन सबको पहले काटा, काटने को कहते कीर्तन, और उसके बाद में उनके जो अवशेष रहे उनमें क्या लगा दी? आग, जिसे कहते हैं दहन। काटना, कीर्तन, जलाना, दहन। और काट कर उसके बाद में ये 3 से 4 वर्ष तक यहाँ क्या करेंगे? कृषि करेंगे। अब जैसे 3-4 साल बाद में उसकी धीरे धीरे उपजाऊपन समाप्त होगी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से परिवर्तित होकर अब इस भूभाग में चले गए और यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे उन्हीं को उसी प्रोसेस से सबसे पहले काटेंगे, उसमें आग लगा देंगे और वहाँ पर क्या करेंगे? कृषि। अब यहाँ पर 3-4 साल बाद में उसकी भूमि की उपजाऊपन कम होने लगेगा, तो यहाँ से घूम कर ये यहाँ पर आ गए और इस प्रकार से ये घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हुए जो कृषि करते हैं वो कौन सी कृषि कहलाती है? स्थानांतरित कृषि। इसको काट कर, पेड़ पौधों को काट कर और जलाकर की जाती है, इसलिए कीर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, इसे जूमिंग कृषि भी कहा जाता है, इसे वालरा कृषि भी कहा जाता है, इसे पर्यावरण की दुश्मन भी कहा जाता है, इसे आदिवासियों की कृषि भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम रहेंगे। स्थानांतरित कृषि है क्या? तो स्थानांतरित कृषि में अपन बात करें तो पेड़ पौधों को काट कर
जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? पेड़ पौधों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि। इसके उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है कृतंदन कृषि, पर्यावरण की दुश्मन, आदिवासियों की कृषि, वालरा कृषि। वालरा कृषि इसे विशेषकर कहां पर कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। कहां पर कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है? वालरा कृषि, जो विशेषकर आदिवासियों द्वारा, आदिवासियों में भी भील जनजाति द्वारा सर्वाधिक की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि भील जनजाति द्वारा दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान में भी सर्वाधिक कहां पर? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, इन जिलों में की जाती। इनमें भी सर्वाधिक कहां पर की जाती है? तो उदयपुर जिले में की जाती है। कहां पर की जाती है? उदयपुर जिले में। अब इसमें भी इसी स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में दो रूपों में जाना जाता है। अब इसमें से इस स्थानांतरित ये कृषि अगर मैदानी भूभाग में की जा रही है, मैदानों के ऊपर की जा रही है, तो इसे क्या कहा जाता है? दजिया, मैदानों पर की जाने वाली कृषि। अगर ये पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर, तो इसे क्या कहा जाता है? चीमाता। पहाड़ी के ऊपर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? चीमाता। और जबकि मैदानों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। अब स्थानांतरित कृषि हो गई। 2 नंबर कौन सी? अपनी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि कौन सी होती है? जिसमें अपन खेती भी करते हैं, साथ साथ में अपन पशुपालन भी करते हैं। जैसे मारवाड़ क्षेत्र में ये अपनी मिश्रित कृषि अपन सर्वाधिक करते हैं। अगर जैसे ही बारिश का सीजन आता है, उस समय अगर 10 हेक्टेयर भूमि है, उसमें से 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर भूमि पे अपन फसल बो देते हैं, बाकी वाली भूमि को विशेषकर पशुओं के लिए छोड़ देते हैं, जिसे अपन देसी भाषा में बीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ा। अब उस प्रकार से उस बीड़े पे तो किसको? पशुओं को सराया जाता है। और दूसरी ओर जिस भूमि पर अपन ने फसल बो रखी है, वहां पर अपन खेती कर देते हैं। अब खेती के साथ साथ पशुओं का भी पालन हो रहा है, और उस फसल के अंदर उसका जो अपशिष्ट होता है, चारा होता है, उसके अंदर खरपतवार होता है, उन सब को भी किसको खिला दिया जाता है? पशुओं को। अब अपन को इनकम कृषि से भी होती है और साथ साथ में पशुपालन से भी होती है। तो इस प्रकार की जो दोनों कृषि एक साथ की जाए, पशुपालन भी किया जाए और कृषि, वो कृषि कैसी कहलाती है? मिश्रित कृषि। तो कृषि के साथ साथ किसका पालन करना? पशुपालन भी करना। दूसरा है बरानी कृषि। बरानी कृषि मतलब विशेष अपन कहते हैं देसी भाषा में बिरोनी। क्या कहते हैं? बिरोनी। के थार बाजरी केड़ी बउड़ी के मारे बिरोनी बाजरी है। तो बरानी कृषि क्या है? विशेषकर जो वर्षा के द्वारा, जिसमें किसी भी प्रकार की फुहारा पद्धति का, रासायनिक उर्वरक का किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं, केवल देसी खाद का, जो जानवरों का अपशिष्ट है उससे, और केवल वर्षा के जल द्वारा पकी हुई जो फसल है, जो केवल वर्षा पर निर्भर कृषि है, वो कौन सी कृषि कहलाएगी? बरानी कृषि। अगली है मोनो कृषि। मोनो कृषि वर्ष में केवल एक फसल का उत्पादन करना। वर्ष में केवल एक फसल का उत्पादन करना। इसका मतलब ये नहीं कि एक वर्ष में केवल एक ग्वार बो दिया, उसका ही उत्पादन नहीं। जैसे वर्ष में एक फसल का मतलब हुआ कि एक वर्ष में आप जैसे खरीफ की फसल बो रहे हो, तो खरीफ की फसल में आपने बाजरा, मूंग, मोठ बो दिया, तो एक वर्ष में केवल उस एक खरीफ की फसल का ही आप अगर उत्पादन कर रहे हो, तो वो कैसी कृषि कहलाएगी? मोनो कृषि। जैसे ज्यादातर वर्षा वाली जो बरानी वाली कृषि है, वो मोनो कृषि है। क्यों? कि उसमें वर्ष में आप केवल एक खरीफ की फसल ही ले पा रहे हो, बाकी रबी की, जायद की, और उसके अलावा कोई कोई 4 फसलें भी लेते हैं, 3 फसलें भी लेते हैं। जो वर्षा पर निर्भर है, वो वर्ष में केवल एक ही फसल का उत्पादन करते हैं, वो भी बारिश पर। विशेषकर बाजरा बो दिया, मूंग बो दिया, मोठ बो दिया, ग्वार बो दिया। अब ये एक आपकी एक ही फसल हुई, खरीफ की फसल। इसके अलावा आप कोई फसल नहीं बोते हैं, तो वो आपकी कैसी फसल कहलाएगी? मोनो कृषि। कैसी कृषि कहलाती है? मोनो कृषि। अब अगला है डीओ कृषि। डीओ कृषि क्या होता है कि एक वर्ष में आप अगर 2 फसल बोते हो, एक आपने खरीफ की बो दी, खरीफ के बाद में आपने सर्दियों में रबी की फसल बो दी। अब आप वर्ष में 2 फसल रह रहे हो, आप खरीफ में बाजरा, मूंग, मोठ ये बो रहे हो, और साथ में जैसे ही रबी की फसल आई, उसमें आपने गेहूं, चना, सरसों, ईसबगोल ये सब बो दिया। अब आपने वर्ष में कितनी फसलों का उत्पादन कर दिया? 2 फसलों का। तो वो फसल कैसी कहलाएगी? डीयू कृषि कहलाएगी। एक वर्ष में 2 फसलों की पैदावार करना क्या कहलाता है? डीयू कृषि कहलाता है। अगला है ओलिगो कृषि। ओलिगो कृषि कौन सी होती है? ओलिगो कृषि
एक वर्ष में 3 फसलों का पैदावार करना, 3 फसलों की पैदावार करना। आपने बारिश के सीजन में खरीफ की फसल बो दी, सर्दी की सीजन में आपने रबी की फसल बो दी, रबी के तुरंत बाद में आपने खेत अगर खाली हो गया था उसमें हरा चारा बो दिया है, तरबूज बो दिए हैं, सब्जियां बो दी है। उस एक महीने के सीजन में आपने ये विशेषकर जिसे अपन जायद की फसल कहते हैं, तो आपने एक वर्ष में अगर आप खरीफ की, रबी की और जायद की फसल बोते हो तो उस प्रकार की कृषि क्या कहलाती है? ओलिगो। एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? ऐसा नहीं केवल 3 फसलें कि एक वर्ष में हमने बाजरा, मूंग, मोट बो दिए, ऐसे नहीं। पूरी फसलों का क्रमांक, जैसे खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों फसलों का अगर आप एक वर्ष में उत्पादन करते हो तो वो कैसी कृषि कहलाएगी? ओलिगो कृषि कहलाएगी। अगली है रिले कृषि। रिले कृषि एक वर्ष में 4 फसलों की पैदावार करना। 4 फसलों की आप एक वर्ष में कैसे कर सकते हो? आप खरीफ की फसल बो दी, उसके बाद आपने रबी की फसल बो दी, उसके बाद में आपने जायद की फसल बो ली। अब आपके मई जून के समय, जिस समय आप जायद की फसल ले लेते हो, उसके बाद में जो नलकूपों द्वारा जो सिंचाई करते हैं, नहरी क्षेत्रों में सिंचाई करते हैं, वो क्या करते हैं कि मई जून के अंदर बाजरा या ग्वार की फसल बो देते हैं। अब उस फसल को वो बो देते हैं और जिसकी कटाई हो जाती है लगभग जुलाई और अगस्त में। अब उस समय उसकी कटाई हो गई और जुलाई अगस्त में वो वापस क्या कर देते हैं? बाजरा को बो देते हैं खरीफ के रूप में। अब उन्होंने रबी की फसल ली, खरीफ की ली, जायद की ली, और जायद और खरीफ के बीच में उन्होंने एक और फसल प्राप्त कर ली। इस प्रकार से उन्होंने एक वर्ष में कितनी फसलें बो दी? 4 फसलें। अब एक वर्ष में 4 फसलें बोना क्या कहलाता है? रिले कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? रिले कृषि कहलाता है। अगली है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि। अब मारवाड़ का पूरा क्षेत्र है, पूरी मैदान है, उनमें लगभग वर्षा कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से कम होती है। और 75 सेंटीमीटर से कम फसल में अपन यहाँ बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार, मूंगफली, चना, सरसों, ये सब बोते हैं। तो जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपन जो सिंचाई के द्वारा जो कृषि करते हैं वो कैसी कृषि कहलाती है? शुष्क कृषि कहलाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भूभाग में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे शुष्क कृषि कहा जाता है। अगला है ट्रक फार्मिंग। सामान्य वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो कौन सा? ट्रक फार्मिंग। उपनगरों से, ट्रक फार्मिंग क्या है? उपनगरों से सब्जी, फल, दूध व अंडों को ट्रक के माध्यम से नगरों तक पहुंचाना। माना कि ये कोई बड़ा सा नगर है, ये कोई बड़ा सा नगर है और इस नगरीय भूभाग में क्या होता है कि इसके आसपास का ये भूभाग है, ये नगर के करीब है, जिसे अपन बहुत बड़े बड़े उपनगर कह सकते हैं, कोई या ग्रामीण क्षेत्र है। माना कि ये अपना नगर है मुख्य रूप से जोधपुर, और जोधपुर के अंदर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उन्हें ताज़ा सब्जी की भी ज़रूरत रहती है, फलों की भी ज़रूरत रहती है, दूध की भी ज़रूरत रहती है। तो ऐसी स्थिति में शहरों के अंदर तो अपन कृषि कर नहीं सकते, अपन बहुत बड़ी डेयरी फार्मिंग नहीं लगा सकते। तो ऐसे में जो इस नगर के आसपास के गांव है, लगभग 30-35 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव हैं बड़े बड़े, जो उपनगर जिसे अपन कह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने खेतों के अंदर सब्जी बोते हैं, विशेष करके उस नगर में बेच देंगे, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। और ये फसलें बोते हैं, इसके साथ में हरा चारा भी बो देते हैं कि शहरों के अंदर गौशालाएं संचालित है, कोई गांव अगर शहर के अंदर कोई गाय रखता होगा तो ऐसी स्थिति में चारा भी बेचते हैं, और साथ में ये डेयरी साथ में रखते हैं तो उसके लिए भी हरा चारा बो देते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जी उत्पादन करते हैं और डेयरी के रूप में यहाँ दुग्ध उत्पादन करते हैं। अब इन नगरों से, इस मुख्य नगर जैसे कि पीपाड़ से, ओसिया से, ये बिलाड़ा से अगर 30-35-40 किलोमीटर के एरिया में है, जैसे बावड़ी का क्षेत्र है, खेड़ापा है, इन क्षेत्रों से इस मुख्य नगर जोधपुर तक इस ट्रक के माध्यम से उस दूध को शहर तक पहुंचाना, उस सब्जी को शहर तक पहुंचाना, जोधपुर तक पहुंचाना, वो कैसी कृषि कहलाती है? ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाती है। कैसी कृषि कहलाती है? ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाती है। तो इस प्रकार से अपने कृषि का वर्गीकरण पढ़ा था। तो इसमें कृषि के प्रकार
तो अपन ने सामान्य वर्गीकरण हो गया। अब दूसरा वर्गीकरण कौन सा रहा अपना, सामान्य वर्गीकरण, सॉरी सामान्य हो गया। दूसरा कौन सा है, वैज्ञानिक वर्गीकरण। अब वैज्ञानिक वर्गीकरण में देखें तो कृषि कौन सी है, कृषि का नाम वैज्ञानिक दृष्टि से, और वो किससे संबंधित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है और मिलान के रूप में भी पूछा जाता है। तो दूसरा अपना क्या रहेगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, रेशम कीट पालन से संबंधित जो कृषि की जाती है, रेशम कीट पालन का जो कार्य किया जाता है जिस कृषि के अंतर्गत, वो क्या कहलाती है, सेरीकल्चर। अगला है एपीकल्चर, जो मधुमक्खी पालन से संबंधित जो कृषि की जाती है वो कैसी कहलाती है, एपीकल्चर। अगली है विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन से संबंधित, जो अंगूर उत्पादन के बाग लगा के जो कृषि करते हैं वो कैसी कृषि कहलाती है, तो वो विटीकल्चर कहलाती है। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों से संबंधित जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर किसे कहा जाता है कि जो वनों से संबंधित कृषि की जाती है, वनीय औषधीय पादप है उनसे संबंधित अगर अपन कृषि कर रहे हैं, पौधों को लगा रहे हैं, उन पौधों को बेच रहे हैं, वनों से संबंधित जो पौधे हैं उनसे संबंधित जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, सिल्वीकल्चर कहलाती है। अगला है ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर क्या है कि जैतून उत्पादन से संबंधित, जैतून उत्पादन से संबंधित, अगर जैतून के पौधे से संबंधित कृषि की जा रही है, जैतून एक तिलहन फसल है, जैसे तेल निकाला जाता है, जैसे जैतून को रतनजोत भी कहा जाता है, जैतून उत्पादन से संबंधित जो कृषि की जाती है वो कौन सी कहलाती है, ओलिविकल्चर। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर क्या है, तो सब्जी उत्पादन से संबंधित, सब्जी उत्पादन से संबंधित जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, ओलेरीकल्चर। अगला है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर क्या है, मछली उत्पादन से संबंधित जो कृषि की जाती है, जो मछली उत्पादन करके अपना व्यवसाय संचालित करता है वो कृषि कौन सी कहलाती है, तो वो है पीसीकल्चर। अगला है वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित, जो लोग केंचुए का पालन करके अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करते हैं उसे कौन सी कृषि कहा जाता है, वर्मीकल्चर। और केंचुए को किसान का क्या कहा जाता है, मित्र। केंचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, किसान का मित्र। तो किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुए को। कारण क्या, केंचुआ क्या करता है, भूमि के जो भूभाग है उसको ऊपर से नीचे की ओर जाते समय प्रत्येक कण को बुरादे में बदलता है, वापर ऊपर नीचे, ऐसे करते करते उसकी जो आंतरिक भाग है उसको ऊपर नीचे करने से धात्विक खनिजों को, उसमें जो खनिज है, पोटेशियम है, पोटास है, कार्बन है, उनको ऊपर नीचे करके उनमें रोटेशन बना देता है। और साथ में उन जितने बीज है, जो ह्यूमस की मात्रा है, उनका बराबर मिश्रण कर देता है, जो एक किसान के लिए वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उस फसल उत्पादन में। इसलिए केंचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किससे संबंधित है, जो फल उत्पादन से संबंधित जो कृषि की जाती है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। अब अपन ने कृषि दृष्टिकोण पढ़ लिया, ए, बी क्या पढ़ा, कृषि के प्रकार। अब सी क्या पढ़ रहे हैं, कृषि फसलों का वर्गीकरण। अब कृषि फसलों का वर्गीकरण किस रूपों में किया गया है, कौन कौन से, तो दो भागों में किया गया। एक तो कृषि मौसम के आधार पर कृषि फसलें कौन कौन सी है, तो वो तीन प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद। दूसरा उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है, तो वो 5 प्रकार की होती है। खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, रेशेदार फसलें, व्यापारिक फसलें। और मौसम के आधार पर कितनी प्रकार की, 2, उपयोग के आधार पर 3, सॉरी उपयोग के आधार पर 5। मौसम के आधार पर 3 हो गई, उपयोग के आधार पर 5। अब सबसे पहले पढ़ेंगे मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर 3 कौन कौन सी है, तो एक है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। खरीफ, रबी और जायद की फसल। अब खरीफ की फसल का उपनाम क्या है, खरीफ की फसल का उपनाम क्या है, तो उसे कहा जाता है सियालू। लेकिन ज्यादातर अपन बोलचाल की भाषाओं में गांव में क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल को अपन उनालू बोलते हैं। क्यों अपन उनालू इसलिए बोलते हैं
क्योंकि अपन इसका कालक्रम निर्धारित करते हैं, जो कहते हैं वो बुआई के आधार पर कहते हैं। रियल में जो योजना आयोग है वो इस खरीफ को सियालू इसलिए कहता है क्योंकि वो इसका निर्धारण कटाई के आधार पर करता है। जब इसकी कटाई होती है उस समय शीत ऋतु आती है और कटाई के आधार पर इसको क्या कह दिया जाता है, सियालू कह दिया जाता है। और रबी की कटाई होती है गर्मियों के आगमन के समय, तो इसलिए इसे उनालू कह दिया जाता है। खरीफ की फसल का उपनाम क्या है, सियालू। ये बोई कब जाती है, जून जुलाई में। कब बोई जाती है, जून जुलाई में। इसकी फिर कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। दीपावली के आसपास इसकी क्या हो जाती है, कटाई। अब प्रेजेंट टाइम में खेतों में खरीफ की फसल बोई हुई है, लगभग श्रावण भाद्रपद का भी महीने के अंदर ये पूरी फसलें रहेगी। कार्तिक महीने आते आते लगभग फसलों की कटाई हो जाएगी और इसलिए कटाई हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसलें अपन वर्षा के द्वारा कौन सी फसलें बोते हैं, तो मुख्य रूप से अपना बाजरा है, मूंग है, मोठ है। इसके अलावा और कौन सी, मोठ, ग्वार, मूंगफली, चावल, चवला, उड़द, मसूर, सूरजमुखी, सोयाबीन, अरहर, अरंडी, ज्वार, कपास। ये सारी कैसी फसलें हैं, तो ये सभी की सभी जो फसलें हैं ये कैसी फसलें हैं, खरीफ की फसलें। अब दूसरी बात करें अपन रबी की फसल की, तो रबी की फसल का उपनाम क्या है, रबी की फसल का उपनाम क्या है, उनालू। रबी की फसल का उपनाम क्या है, उनालू है। और ये कब बोई जाती है, तो ये बोई कब जाती है, जब इसकी कटाई हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। इसकी कटाई के बाद में कौन सी बो दी जाती है, रबी की फसल कब, अक्टूबर नवंबर, दीपावली के ठीक बाद में और दीपावली के आसपास। अब इसकी कटाई कब होगी, इसकी कटाई होगी मार्च अप्रैल। होली के बाद में इसकी क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल में। मुख्य रूप से रबी की फसल कौन कौन सी है, तो गेहूं, चना, सरसों, जो, तारामीरा, धनिया, मेथी, इसबगोल, हल्दी, अफीम, लहसुन और जीरा। ये सारी कैसी फसलें हैं, तो ये सभी की सभी जो फसलें हैं ये रबी की फसल है। कैसी फसल है, रबी की। अब अगली बात करें तो जायद की फसल। जायद की फसल का उपनाम क्या है, तो इस जायद की फसल का उपनाम है चौमौसू। ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 महीनों के अंदर ही पककर तैयार हो जाती है, 4 महीने से ज़्यादा ये समय लेती नहीं है। इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल। जब रबी की फसल कट जाती है उसके बाद कौन सी बोई जाती है, तो वो फसल बोई जाती है जायद फसल। इसकी कटाई कब तक हो जाती है, तो वो है मई जून। मई जून में ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद में वापस जून से फिर जुलाई से लेके वापस नई फसल बोई जाती है खरीफ की। तो उस बीच में भी लोग क्या करते हैं, सौती फसल का पैदावार कर लेते हैं। इसमें मुख्य फसल कौन सी है, तो चारा, तरबूज, खरबूज और सब्जियां। ये कैसी फसलें हैं, तो ये जायद की फसलें हैं। तो इस प्रकार से मौसम के आधार पर अपनी जो फसलें हैं वो कितने प्रकार की है, 3, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। उपनाम क्या है, तो खरीफ का सियालू, रबी का उनालू, जायद का सोमासू। इनकी बुआई कब होती है, इनकी मुख्य रूप से कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं, कौन सी रबी की फसल है और कौन सी जायद की फसल है, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अगला, उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। उपयोग के आधार पर कितनी होती है, तो 5 प्रकार की। उपयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन सी, खाद्यान्न फसल। अब खाद्यान्न कौन कौन सी है, तो गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। ये कैसी फसलें थी, गेहूं है, जौ है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है। ये सारी कैसी फसलें, खाद्यान्न फसलें। इनमें से भी बाजरा राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बाजरा राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरी अपन बात करें नकदी फसल, जिसको विशेषकर व्यावसायिक व्यापारिक उद्देश्य के लिए ही अपन बोते हैं। तो उनमें कौन कौन सी, कपास, गन्ना, सरसों, ग्वार। ग्वार ये कैसी फसलें है, नकदी या व्यापारिक फसलें हैं। कपास, गन्ना, सरसों, ग्वार। दूसरी बात करें दलहन फसलें, कौन कौन सी फसलें हैं जिनसे दालों का निर्माण होता है, दालें निर्मित होती है। तो दलहन फसलें कौन कौन सी है, तो जिसमें चना, मसूर,
उड़द, मूंग। कौन कौन सी? चना, मसूर, उड़द, मूंग। और इसके अलावा दलहन कौन कौन सी है? तो वो है मोठ। मोठ से विशेषकर क्या बनाए जाते हैं? बीकानेरी भुजिया। और अपन बात करें तिलहन फसल, तिलहन फसलें कौन सी है? जिसमें तिल, सरसों, अरंडी, सोयाबीन, सूरजमुखी, तारामीरा, राई, अलसी, जैतून, होहोबा या जोजोबा, ये कैसी फसलें हैं? तो ये तिलहन, जिससे तेल निकलता हो वो तिलहन फसलें। अब अगली बात करें रेशेदार फसलें। कौन कौन सी रेशेदार फसलें हैं? तो जूट, कपास और रेशम। ये कैसी फसलें हैं? रेशेदार फसलें। कैसी है? रेशेदार। अब इसमें बताया गया कि ये सोयाबीन जो है, तो सोयाबीन कैसी फसल है? जिसका नाम दलहन भी आया था। इससे दाल भी बनती है, तो इससे तेल भी निकलता है, इसलिए सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। सोयाबीन, दलहन व तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। और दालों की बात करें तो सभी दालें हैं वो भूमि की उर्वरता को क्या करती है? बढ़ाती है, जिसमें सर्वाधिक है ग्वार। जितनी भी दालें हैं, दाल वैसे ग्वार दाल की श्रेणी में नहीं आता है, वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए कार्य में आता है, लेकिन फिर भी बात करें भूमि की उर्वरता को सर्वाधिक बढ़ाता है ग्वार। ये उड़द है, मसूर है, मूंग है, मोठ है, ये सारे भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं दलहन फसलें। जबकि भूमि की उर्वरता की कौन सी दलहन फसल है जो कम करती है? वो है अरहर। अरहर एकमात्र दलहन फसल है जो भूमि उर्वरता को क्या करती है? कम करती है। वो भूमि उर्वरता को क्या करती है? ये कम करती है। अब इसके बाद में क्या है? प्रमुख फसलों के उपनाम। जो प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें हैं उनके उपनाम क्या है? तो उनमें अपन बात करें कपास। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना, क्योंकि कपास होती भी कैसी है? सफेद होती है। और ये व्यापारिक उद्देश्य से बोई जाती है, इनसे इनकम अधिक होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सफेद सोना। दूसरा इसे क्या कहा जाता है? बढ़िया फसल। ये विशेषकर बढ़िया फसल कहलाती, क्योंकि ये व्यापारिक उद्देश्य के लिए प्रयोग होती है। मूंगफली, मूंगफली को क्या कहा जाता है? गरीब की बादाम, क्योंकि बादाम महंगी होती है। गरीब के लिए बादाम के रूप में कौन सी उपयुक्त हो सकती है? तो वह है मूंगफली। तो मूंगफली को क्या कहा जाता है? गरीब की बादाम। ज्वार, गरीब की रोटी। ज्वार को क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी कहा जाता है। अफीम, अफीम को कहा जाता है काला सोना। अफीम को क्या कहा जाता है? काला सोना। बांस, बांस को कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना। बांस को कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना। होहोबा या जोजोबा, होहोबा या जोजोबा को क्या कहा जाता है? पीला सोना। इसे कहा जाता है गोल्ड ऑफ डेजर्ट, गोल्ड ऑफ डेजर्ट। जूट या पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर। जूट को क्या कहा जाता है? जूट या पटसन को कहा जाता है सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर। अब अपन आर्थिक समीक्षा की भी बात करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? खाद्यान्न का मतलब होता है दलहन और तिलहन दोनों, सॉरी दलहन के साथ में अनाज, अनाज और दलहन दोनों को क्या कहा जाता है? कुल खाद्यान्न। वो कितना है? 253.99 लाख मेट्रिक टन। 253.99 लाख मेट्रिक टन क्या होता है? इतना राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है। उनमें से कुल अनाज उत्पादन कितना होता है? तो वो 206.57 लाख मेट्रिक टन उनमें से कुल अनाज उत्पादन होता है। तो कुल दलहन कितना होता है? कुल दलहन होता है 46.42 लाख मेट्रिक टन। 46.42 लाख मेट्रिक टन। कितना? 46.42 लाख मेट्रिक टन। और जबकि कुल अनाज कितना होता है? 206.57 लाख मेट्रिक टन। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो इसे आप स्टार लगा सकते हो। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अपन कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात की। अगली बात करें कि पिछले वर्ष मतलब आर्थिक समीक्षा 2021-22
की तुलना में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो 9.71%, 9.71% की क्या हुई है? वृद्धि। क्यों कि 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? तो 231.52 लाख मेट्रिक टन, 231.52 लाख मेट्रिक टन। अब कितना है? अब 253.99। अब 231 से 53 हो गया, तो अब कितने की वृद्धि हुई? तो 9.71% की क्या हुई है? वृद्धि। पिछले की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है कुल खाद्यान्न उत्पादन में? तो 9 पॉइंट कितनी हुई है? 71% की। क्यों कि 2021-22 में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ था? तो 231.52 लाख मेट्रिक टन हुआ था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न फसलों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। तो 5 फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। कौन कौन सी है? तो वो है बाजरा, सरसों, पोषक तत्व, कुल तिलहन और ग्वार। इन 5 फसलों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। और अन्य कौन सी फसलें हैं? अन्य फसलों में स्थान जैसे कुल दलहन में देखें तो उसमें प्रथम स्थान तो एमपी का है, लेकिन राजस्थान का कौन सा है? सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में फर्स्ट स्थान है गुजरात, और गुजरात का प्रमुख स्थल है वो है ये राजमहल का क्षेत्र, राजकोट का क्षेत्र, गुजरात का राजकोट विशेषकर किसके उत्पादक के लिए जाना जाता है? मूंगफली के लिए पूरे भारतवर्ष में। तो मूंगफली में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। दूसरा स्थान है राजस्थान का, और राजस्थान में विशेषकर है लूणकरणसर। और लूणकरणसर को क्या कहा जाता है? लूणकरणसर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट, क्योंकि भारत में सर्वाधिक मूंगफली होती है गुजरात के राजकोट में, और राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली होती है लूणकरणसर में। इसलिए राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो वो लूणकरणसर को कहा जाता है। अगला है चना। चने में राजस्थान का तीसरा स्थान है। प्रथम मध्य प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा स्थान किसका लगता है? राजस्थान का लगता है चना उत्पादन में। ज्वार की बात करें तो ज्वार में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा कर्नाटक का है, तीसरा किसका स्थान है? राजस्थान का। तीसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। किसमें? ज्वार उत्पादन में। अगला है सोयाबीन। सोयाबीन में भी राजस्थान का तीसरा स्थान है। प्रथम किसका है? महाराष्ट्र का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। तो राजस्थान का कुल दलहन 5 फसलों में प्रथम स्थान है, 2 फसलों में द्वितीय स्थान है, और 3 फसलों में तृतीय स्थान है। 5 फसलों में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, 2 फसलों में राजस्थान का दूसरा स्थान है, और 3 फसलों में राजस्थान का तीसरा स्थान है। कुल दलहन और मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत में, और चना, ज्वार और सोयाबीन इन तीनों में राजस्थान का तीसरा स्थान है। अगली बात करें प्रमुख कृषि उत्कृष्टता केंद्र, विशेषकर कोई फसल विशेष से, कोई फल से संबंधित उनमें नई किस्म विकसित करना, उनमें संकरण करवा के उनमें हाई क्वालिटी का बीज विकसित करके गुणवत्तम फलों की उत्पत्ति करने के लिए किसकी स्थापना की जाती है? उत्कृष्टता केंद्र। तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र, खजूर विशेषकर कहां पर होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है सगर भोज का जैसलमेर में। कहां पर? सगर भोज का जैसलमेर में। संतरा उत्कृष्टता केंद्र, संतरा उत्कृष्टता केंद्र, संतरे सर्वाधिक होते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, तो इसका उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है नांता कोटा, नांता कोटा। अनार उत्कृष्टता केंद्र, अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो वह है जयपुर ग्रामीण जिले में। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण जिले में। अगला है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो सीताफल होते हैं चित्तौड़गढ़ में, तो ये कहां पर किया गया है? चित्तौड़गढ़ में। आम उत्कृष्टता केंद्र, आम उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो वो स्थापित किया गया है धौलपुर में। कहां पर? धौलपुर। अगला है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, तो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है टोंक में। कहां पर? टोंक में। अब अपन 4 नंबर अपने ब्लूप्रिंट की दृष्टि से पढ़ेंगे। पहला अपन ने कृषि दृष्टिकोण पढ़ा, कृषि के प्रकार पढ़े,
और तीसरा अपन ने क्या पढ़ा, कृषि फसलों का वर्गीकरण। और 4 नंबर अपन पढ़ेंगे कृषि से संबंधित क्रांतियां कौन कौन सी हुई थी, कृषि से संबंधित क्रांतियां, जिसमें बात करें हरित क्रांति। हरित क्रांति हुई कब, भारत में 1967-68 में। कब हुई थी, 1967-68 में। हरित क्रांति, इस हरित सब क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो किया था विलियम गॉड ने। किसने किया, विलियम गॉड ने किया था। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग, जो कहां के हैं, मैक्सिको के। नॉर्मन बोरलॉग कहां के हैं, मैक्सिको के। हरित क्रांति है क्या, हरित क्रांति के तहत यह कार्य हुआ कि अधिक से अगर अधिक फसलों का उत्पादन करना है तो इस प्रकार के बीजों का विकास किया जाए जिसमें कम सिंचाई में अधिक से अधिक उत्पादन हो। और कम सिंचाई में अधिक से अधिक उत्पादन होने के लिए साथ में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके खाद्यान्न फसलों में बढ़ोतरी की जाए। तो इस उद्देश्य को विकसित करने के लिए मैक्सिको के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया कि अलग अलग प्रकार के बीजों में से कौन सा बीज है जिसमें उत्पादन ज्यादा हो, कौन सा बीज है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, और कौन सा है जिसमें नमी अधिक समय तक बनी रहे और वो आराम से उसमें शुष्कता में भी आर्द्रता को ग्रहण करता रहे। इन सभी बीजों की सभी प्रकार की विशेषताओं से मिश्रण करके नई किस्म के बीज बने और उस नए किस्म के बीज में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन किया गया। अगर सामान्य बीज से उत्पादन 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल गेहूं होता है तो उन संकरण वाले बीजों से नई किस्म के जो बीज बनाए गए उनसे उसी 1 हेक्टेयर में 50 क्विंटल के गेहूं उत्पादन होने लगा। इस दृष्टि से खाद्यान्न में एक तरीके से क्रांति आ गई थी और ये विशेषकर खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, इसलिए इसका नाम रखा गया हरित क्रांति। और इस हरित क्रांति शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो थे विलियम गॉड। कौन थे, विलियम गॉड थे। और इसका विश्व स्तर पर जनक, मतलब हरित क्रांति को सबसे पहले प्रारंभ किसने किया, तो मैक्सिको के थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। और उन्हीं की पद्धति पर फिर इस क्रांति को भारत जैसे देश में जहां पर हमेशा अकाल जैसी स्थिति रहती है और साथ में गरीबी के अंदर बीपीएल श्रेणी से, गरीबी रेखा से अधिक नीचे लोग रहते थे, खाद्यान्न फसलों का आयात करना पड़ता था, ऐसी स्थिति में 1967-67 में विशेषकर भारत के उत्तरी भूभाग में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में इस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया, सिंचाई की व्यवस्था की, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, जिसके नतीजा ये हुआ कि गेहूं की जो फसल है, विशेषकर रबी की फसल है, उनमें लगभग 50 गुना तक वृद्धि हो गई और वहां के किसानों को मुनाफा हुआ और भारत एक खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो मोटे अनाज थे उनको बोना लोगों ने छोड़ दिया, जिसके कारण मोटे अनाज को नुकसान हुआ। और जिन राज्यों में हरित क्रांति हुई उन राज्यों ने तो आर्थिक स्थिति के रूप में संपन्न हो गए, और जो राज्य इस कार्य को नहीं कर पाए, जहां पर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हुई, वो आर्थिक दृष्टि से नीचे रह गए। तो राज्यों की जीडीपी के अंतर भी काफी अंतर आ गया था। राज्यों की जीडीपी के अंतर्गत भी काफी अंतर आ गया था। अब उसके बाद में ये भारत के अंदर, भारत में जनक तो एमएस स्वामीनाथन थे। और इसका सर्वाधिक लाभ वाली फसल कौन सी, तो सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ, गेहूं को। ये संबंधित किससे थी ये क्रांति, तो खाद्यान्न फसलों से, खाद्यान्न फसलों से। और खाद्यान्न में भी विशेषकर कौन सी फसल के लिए, तो अनाज फसलों के लिए। किसके लिए, अनाज फसलों के लिए। और इससे हानि किसे हुई, सर्वाधिक हानि हुई थी मोटे अनाज को, जिसमें मक्का, बाजरा और रागी को, मक्का, बाजरा और रागी को। दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है, जिसे दुग्ध क्रांति कहा जाता है। अब इस श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन गुजरात के आणंद में सबसे पहले एक अमूल डेयरी स्थापित करते हैं। डेयरी स्थापित करने का कारण क्या है कि वो भी कोई स्टूडेंट की वजह से आणंद क्षेत्र में या गुजरात के क्षेत्र में गए हैं। उन्हें लगा कि गांव के अंदर, ये जैसे कोई शहरी क्षेत्र है, नगर है, इस नगर में जो लोग रह रहे हैं
उनको तो दूध की किसी भी प्रकार की आपूर्ति होती नहीं, उनको मूलभूत से आवश्यकता की पूर्ति होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की डेयरी नहीं है, और डेयरी नहीं होने की वजह से लोगों को दूध की आपूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरी ओर इस नगर के 50-60 किलोमीटर के क्षेत्र में गांव है, और उस गांव के लोग पशुपालन करते हैं, और वो अधिक मात्रा में पशु रखते हैं, और जिसमें दूध का उत्पादन तो खूब होता है, लेकिन वो लोग उसका प्रयोग कहाँ पर करें, वो कहीं पर बेच नहीं सकते, उनके का बेचने का कोई स्रोत नहीं है। तो जिसके माध्यम से वो पुरानी परंपरागत पद्धति से पशुओं का पालन करते रहे, और जिससे दूध का उत्पादन कम भी हुआ, तो फिर भी अगर 50-60 गायें होती थी तो दूध तो उत्पादन होता था, लेकिन उसका कोई भी वो सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति को भांप लिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो दूध ज़्यादा है, जिनकी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, जो किसी को रोजगार दे सकता है, दूसरी ओर एक क्षेत्र है नगर, और नगर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उसकी आवश्यकता है लेकिन लोगों को वो मिल नहीं रहा है। अगर मैं ऐसा करूँ, इस गांव से ये दूध इन नगर वालों को दिला दूं, तो नगर वालों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, और इन लोगों को क्या मिल जाए, रोजगार। और ये पुरानी पद्धति से ये जिस दूध को उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन इसका निस्तारण कहाँ पर है, इसको कहाँ पर बेचें, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो जब गांव वालों से ये दूध खरीद कर शहरों में बेचने लगे, तो शहर वालों को मूलभूत से आवश्यकता की पूर्ति होने लगी, और उनको क्या मिलने लगा, रोजगार और साथ में इनकम। और जब इस प्रकार की प्रक्रिया पूरे धीरे धीरे शहरों में स्थापित होने लगी, तो बाद में वर्गीज कुरियन ने क्या किया कि आसपास के गांव के जितने लोग, उन्हें कहा कि आप नई नस्लों का विकास करो जो अधिक दूध दे, उन गायों को रखो, और साथ में उस गायों का दूध आप इकट्ठा करके बेचो, जो ट्रकों के माध्यम से शहर तक पहुंचाओ, जिससे आपको इनकम बढ़ेगी। और इस प्रकार से लोगों ने गायों को रखना प्रारंभ किया, नई किस्मों के रूप में गायों को रखा, और उन्होंने ये पूरा दूध इस शहर में बेचने लगे, आणंद गांव में। और आणंद के अंदर उन्होंने वर्गीज कुरियन ने एक डेयरी स्थापित की, जिस डेयरी का नाम है अमूल डेयरी, जो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से 1917 में आणंद गुजरात से ये डेयरी अमूल डेयरी की स्थापना कर देते हैं, और इसके बाद में पूरे भारतवर्ष में ये डेयरी की शाखाएं स्थापित होने लगती हैं। उसी श्रृंखला में एक 1977 के अंदर राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ की स्थापना होती है, जिसे अपन सर्स कहते हैं। जो सर्स डेयरी है वो राजस्थान स्थापित करता है, और उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा किसान कृषि के साथ पशुपालन के द्वारा नगरों के निकट वाले दूध भी बेचते हैं, और उनको भी आमदनी हुई, और जिन लोगों को आवश्यकता थी दूध की, उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हुई। तो ये श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें अमूल बॉय कहा जाता है। अमूल बॉय प्रारंभ कब हुई, 1970 ईस्वी में, आणंद गुजरात से। संबंधित किससे है, दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। अगला पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है, अब सरसों कैसी होती है, पीली। लगभग तिलहन से संबंधित जितनी फसलें हैं उनसे संबंधित कौन सी क्रांति है, पीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली पालन से। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत मतलब सफेद, तो ये किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। तो इस प्रकार से ये पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, बादामी क्रांति, गोल क्रांति और रजत क्रांति। अब अगली क्रांति कौन सी है, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति के तहत प्रथम 2 नदियों को जोड़ा गया था, वो नदी थी केन और बेतवा। केन और बेतवा नदियों को सबसे पहले भारत में जोड़ा गया था। अगला है सनराइज क्रांति। सनराइज क्रांति है तकनीकी से संबंधित। किससे संबंधित है, तकनीकी से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति का संबंध है बागवानी से संबंधित। किससे संबंधित है ये, बागवानी से। धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध है सीमेंट उत्पादन से। सीमेंट उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है कुल खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न का मतलब है दलहन और अनाज, उनमें भी अनाज से संबंधित विशेषकर कौन सी थी, तो वो हरित क्रांति थी। अगला, अब अगला ई पॉइंट क्या पढ़ेंगे अपन, कृषि कार्यक्रम व योजनाएं। अब कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं आई, कौन कौन से कार्यक्रम संचालित हुए। तो योजना की बात करें
तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ कब हुआ? 2005 में। ये क्वेश्चन पूछेंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रारंभ की गई। प्रारंभ 2005 में। भागीदारी केंद्र और राज्य की, केंद्र की उसमें है 60% भागीदारी। अगर 100 रुपए दिए जा रहे हैं उनमें से 60 कौन देगा? केंद्र, और 40 रुपए कौन देगा? राज्य। तो 60% और 40%। उद्देश्य क्या है इसका? बागवानी फसलों को बढ़ावा देना, बागवानी फसलों को बढ़ावा देना इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। अगला है राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना। अब ये क्या है? शब्द क्या है? राष्ट्रीय। सूक्ष्म मतलब फव्वारा पत्ती से बूंद बूंद सिंचाई योजना, मतलब सूक्ष्म सिंचाई मतलब छोटे छोटे संसाधनों के द्वारा सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देना। यह प्रारंभ हुई 2005 में। इसका उद्देश्य क्या है? कि जल संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करके बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति को अनिवार्य करना। अगर अपन, मैं कहता हूं 1000 लाख मैट्रिक्स के रूप में अगर जल है, तो उसका अगर अपन किसी खेत में सिंचाई करते हैं इस जल के द्वारा, तो माना कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 हेक्टेयर पर अपन कृषि कर सकते हैं इसी जल से। 1000 लाख मिलियन मैट्रिक टन के रूप में, या अगर जल के लीटर की इकाई के रूप में जल से 1000 लाख लीटर से अगर अपन जल के द्वारा अपन सिंचाई करें सीधा नहरी पद्धति से, तो अपन 10 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कर सकते हैं। अगर इसी जल को किसी कोई बांध बना के, बांध ना कर कोई डिग्गी बनाकर उस डिग्गी के अंदर उस जल को संग्रहित करें और उसमें मोटर के माध्यम से अपन फव्वारा पत्ती से उतने ही जल से लगभग 100 हेक्टेयर नहीं तो कम से कम 50 हेक्टेयर पर क्या कर सकते हैं? कृषि। अब 40 लगभग 5 गुना क्षेत्र में अपन ज्यादा कृषि कर सकते हैं। किससे? उतने ही जल से। और किस पद्धति से? फव्वारा पद्धति से, बूंद बूंद, और जिसे अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म सिंचाई योजना। अब इस नहरी पद्धति में तो डायरेक्ट खेतों में सीधा पानी छोड़ा जाता है, जिसके द्वारा पूरा खेत भरने के बाद में वो सिंचाई संपन्न होती है, जिसमें जल की क्या होती है? आवश्यकता अधिक। उसकी बजाय क्या किया जाए? उसी जल को आप इकट्ठा करो और उसको फव्वारों के माध्यम से सिंचित करो। अगर आप 10 हेक्टेयर करते हो, उसकी जगह आप फव्वारों के द्वारा कितने हेक्टेयर में सिंचाई कर सकते हो? 50 हेक्टेयर। अगर कोई उबड़ खाबड़ भूभाग है, वहां पर आप नहरों द्वारा कृषि नहीं कर सकते हो, तो वहां पर आप फव्वारों के द्वारा कर सकते हो, उस जल को उस डिग्गी में संग्रहित करके। और उस बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए आपको ऋण, जो बजट है, सब्सिडी है, वो कौन उपलब्ध करवाएगी? केंद्र सरकार। उनमें से विशेषकर लगभग 70% इसकी भागीदारी रहेगी केंद्र सरकार की। वो आपको डिग्गी स्थापित करने के लिए पूरे रूपे वो केंद्र सरकार स्थापित करवाएगी। उनका उद्देश्य क्या है? कि कम जल में अधिक से अधिक सिंचाई हो। अधिक लोग, अगर 10 लोग सिंचाई कर रहे हैं नहरी पत्ती से, अगर वो फव्वारा पत्ती से करने लग जाए तो वो 10 की जगह 50 लोग करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ में जो जल है, जिनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो आराम से उसकी जल की पूर्ति भी हो जाएगी। तो ये राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना प्रारंभ 2005 से हुई। उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करके बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति को अनिवार्य करना। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ कब हुई? 2007 में। उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? कि लोग ज्यादातर पुरानी पद्धति से ही कृषि कर रहे हैं। अगर उनको पुराना पद्धति से कृषि न करके उनको कहा जाए कि आप नई किस्म के बीजों को लाओ, डिग्गी व्यवस्था करो, उसके बाद में आप बागवानी फसलों को बोओ और उन फसलों के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या की जाए? आप कृषि करो और उससे आमदनी अधिक होगी। अपन विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में बात करें तो बाड़मेर के अंदर है कवास। कवास में एक रेलवे के रिटायरमेंट है। उन्होंने क्या किया? अपने खेत के अंदर सागवान के पौधे बो दिए। ये माना कि ये पूरा खेत है, इस खेत के अंदर उन्होंने इतने भूभाग पर क्या किए? पूरे के पूरे सागवान के पौधे बो दिए।
सागवान के पौधे की विशेषता ये रहती है कि सागवान के पौधे की ऊपर से जो टहनियाँ होती है वो फैलती नहीं, सीधा ऊपर जाता है, और एक सागवान का पौधा 3 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, पूरा निर्मित हो जाता है, जिसकी इमारती लकड़ी बेचने के लिए तैयार हो जाती है। अब उन्होंने अपने खेत के अंदर पूरे सागवान के पौधे बोल दिए और उनकी मरम्मत करने के लिए वो वहीं रहते हैं, और सरकार ने और अनुमति क्या दे दी कि मरुस्थल में अगर कोई सागवान के लिए बागवानी कृषि कर रहा है तो उसके खेत से कोई भी पाइपलाइन निकलती है, उनकी पूरी की पूरी वो सिंचाई बिना अनुमति के उनसे जल ग्रहण कर सकता है, आराम से जल ले सकता है। अब वो अपने खेत में यहाँ सागवान बो रहे हैं और इतने भूभाग पर क्या कर रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं। अब यहां पर उस खेत उतने भूभाग पर सागवान बो रहे हैं और उस सागवान पर वो 3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, जो लगभग करोड़ों की इनकम उसे देंगे। अब उसके बीच की जो जगह है वहां पर वो नए सागवान बो रहे हैं, जिससे कि ये कट हो जाएंगे, वो तैयार हो जाएंगे। इस रूप से उनकी जो बीच में जगह दी गई है वहां पर नए सागवान बोते रहते हैं, प्रत्येक 3 साल में जो कट होगा उसकी जगह नया सागवान। और ये भूभाग है, यहां पर वो सब्जी बो रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है, कृषि विकास योजना, मतलब कृषि के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। वो जितनी योजनाएं उसका फायदा ले रहे हैं। केवल पुरानी पत्ती से अगर उसमें खेत में करते तो उनके ग्वार होता लगभग 50-60 हजार का, उनकी इनकम से क्या होगा। अभी वो 3 साल में लगभग 3-4 करोड़ कमा रहे हैं कृषि में विकास करके। और ये जो भूभाग है इसमें फसल बो दी, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अनार के, संतरों के और जो देसी बेर होते हैं बड़े बड़े, जो नई किस्म के, वो बेर बो रखे हैं। अब उनको वो बाड़मेर की मंडी में बेचते हैं, सब्जी को वो बाड़मेर की मंडी में बेचते हैं, सागवान की वो जब पूरा निर्मित हो जाएंगे तो अपने आप उसके ठेकेदार आएंगे, खरीद लेंगे। और ये इतनी भूमि है उन्होंने क्या कर रखी है, छोड़ रखी है। इसका उपयोग किसी नई फसल के लिए वो आराम से करेंगे। तो अब एक व्यक्ति जो उतने ही खेत के अंदर, अपन ज़्यादातर क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता है, खेत वो पड़ा है, उसमें कोई नया संशोधन नहीं, कोई निवेश नहीं, जैसी फसलें हो जाती है उसका उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने अगर ये उसमें कृषि में विकास नहीं करते, रुपए इन्वेस्ट नहीं करते, तो उनकी ये आज प्रोडक्ट जो प्रॉफिट है वो उनको नहीं मिलता। उन्होंने लगभग 10-12 लाख का खर्चा किया, पूरे खेत की तारबंदी की, उसमें डिग्गी बनाई, पानी की व्यवस्था की, उसके बाद में वो पौधे खरीदे, उन्हें लगाया, इन्वेस्ट किया। अब उस विकास का फायदा ये है कि ये प्रत्येक वर्ष लगभग 2 या 3 करोड़ रुपए कमाते हैं, 2 या 3 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिनमें से ये पूरी भूमि भी यूज नहीं कर रहे, और इसी पूरी भूमि में ये पुरानी पत्ती में कोई विकास नहीं करते अगर, और केवल क्या करते हैं, अपनी देसी तरीके से बाजरा, मूंग, मोट और बो देते, तो उन्हें कितना लाभ होता, तो ये लगभग कमा लेते ज़्यादा 1.5 लाख रुपए। अब उन्होंने इसमें विकास कर दिया, सरकारी योजनाओं का फायदा ले लिया, और उसके बाद में सरकार ने भी उन्हें शायद पुरस्कृत किया होगा। अब इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो कि वो किसी भी पाइपलाइन से अपनी बिना अनुमति के कनेक्शन ले सकते हैं, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए उसमें निवेश करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाओ और कृषि का विकास करो। उनके लिए कौन सी योजना चलाई गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2006-07 में प्रारंभ हुई, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। अगला है राष्ट्रीय औषधि योजना। राष्ट्रीय औषधि योजना ये कब प्रारंभ हुई, विशेषकर औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति औषधि पौधों को अधिक से अधिक बढ़ावा दे, उनका रोपण करे, उनके लिए योजना प्रारंभ की गई 2009-10 में। कब, 2009-10 में। उद्देश्य क्या था, औषधि पादपों को बढ़ावा देना, औषधि पादपों को बढ़ावा देना। अगली योजना कौन सी है, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना ये प्रारंभ हुई थी 1 अगस्त 2022 को। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितने पौधे दिए जाते हैं, 4 पौधे दिए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक के 2-2, तो कुल कितने पौधे दिए जाते हैं, 8। किस किस के पौधे दिए जाते हैं, तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय। तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय, प्रत्येक के कितने पौधे दिए जाते हैं, 2-2 पौधे। तो इस प्रकार से कुल कितने पौधे दिए जाते हैं प्रत्येक परिवार को, 8 पौधे। ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है 1 अगस्त 2022 को। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, जनवरी 2016 में। जनवरी 2016 में। थीम क्या है, एक राष्ट्र एक योजना, एक राष्ट्र के लिए एक योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
इसके तहत कितना प्रीमियम दिया जाता है फसलों को। अगर इसके तहत कोई खरीफ की फसल खराब हो जाती है तो उसमें बीमा किया हुआ है तो उस पर 2% का क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है। अगर रबी की फसल खराब हो जाती है, उस पर बीमा किया हुआ है फसलों का बीमा, तो वो 1.5% का क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है। और अगर कोई बागवानी फसल है वो खराब हो जाती है, उस पर कितना प्रीमियम मिलता है, तो 5%। और ये विशेषकर केसीसी धारक जो किसान है, किसान क्रेडिट कार्ड, उन किसानों के लिए क्या रहेगी, अनिवार्य रहेगी। उन किसानों के लिए क्या रहती है, ये अनिवार्य रहती है। अगला है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये प्रारंभ कब हुई, तो 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को कहां से, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था कि हरित क्रांति के तहत अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करना और उसके द्वारा अधिक से अधिक प्रॉफिट करना। इस उद्देश्य से यह हुआ कि अधिक रासायनिक उर्वरक के कारण जो भूमि की उर्वरता क्षमता थी वो लगभग समाप्त हो गई। बिना रासायनिक प्रयोग के अब खेती कर ही नहीं सकते, और रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से उन अनाज के सेवन से लोगों में कैंसर, हार्ट अटैक, ये त्वचा संबंधी जो रोग है वो अधिक फैल गए। अगर अपन इस रासायनिक उर्वरकों का अगर अपन प्रयोग न करें तो ऐसी स्थिति में भूमि की उर्वरता क्षमता वो भी सही नहीं होगी, और साथ में ये सही नहीं होगी तो खाद्यान्न उत्पादन नहीं होगा। खाद्यान्न उत्पादन अगर बिना रासायनिक उर्वरक के नहीं हो पाएगा तो कैंसर जैसी बीमारियां ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि रासायनिक उर्वरक से। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया कि किसानों से कहा जाए कि आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मत करो, आप ऐसे ही फसल बो। तो किसानों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर किसी किसान के 100 बोरी अनाज हो रहा है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, तो अब वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करे तो केवल 10 बोरी 90 बोरी का नुकसान वो क्यों झेलेगा। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया कि कोई भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत अगर काम करेगा तो वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेगा तो उसकी फसल को बाजार में सामान्य फसल से 10 गुना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और उसकी मांग भी और उसका मूल्य भी उतना ज़्यादा मिलेगा। अगर मूल्य ज़्यादा मिलेगा तो इसकी उत्पादन क्षमता वो और प्रयास करेगा कि भाई मुझे, अगर मैं रासायनिक उर्वरक वाली फसल बोता हूँ तो मुझे 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ, और उसकी जगह मैं बिना रासायनिक उर्वरक की फसल बोता हूँ तो मुझे 200 रुपये किलो के हिसाब से भाव मिलते हैं। तो उस दृष्टि से उसको फायदा हो गया। और साथ में सरकार ने ये भी प्रावधान कर दिया कि जिसको जितना नुकसान होगा उसकी भी भरपाई कौन करेगी, सरकार करेगी। और आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मत करो। आपकी डिमांड जैसे आपके खेतों में आके लेके जाएंगे लोग कि आपने रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल जैविक है, तो हम खरीद लेंगे। किस भाव से, कि 250 रुपये किलो से खरीद लेंगे। और दूसरी फसल की डिमांड क्या रहेगी, कम, तो उसके भाव भी क्या रहेंगे, कम। तो इस माध्यम से इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका उद्देश्य है भूमि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। भूमि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये प्रारंभ कब हुई, 2015 में। इसकी थीम क्या है, एक बूंद अधिक फसल। एक बूंद पे अधिक से अधिक फसल, मतलब बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना था। उद्देश्य क्या था, 2020 तक प्रत्येक किसान तक सिंचाई जल की आपूर्ति की जाए। 2020 तक प्रत्येक किसान तक सिंचाई जल की आपूर्ति की जाए। अगला है प्रधानमंत्री समान निधि योजना। प्रधानमंत्री समान निधि योजना मतलब किसानों को किस्त के रूप में 1,000 रुपये देना, ये योजना है प्रधानमंत्री समान निधि योजना। प्रारंभ 1 फरवरी 2019 को। इस योजना के तहत प्रति वर्ष किसानों को 1,000 रुपये कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में दिए जाते हैं, जिसमें 12 महीने होते हैं। उनमें 4-4 महीने के बाद में कितने रुपए की, 2,000 रुपये की किस्त आती है। 2,000 रुपये की किस्त आती है। अगला है जैविक कृषि क्या होती है। जैविक कृषि,
जैविक कृषि वो कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जानवरों का जो अपशिष्ट होती है, खाद होती है, उसका प्रयोग करके कृषि करना, वो जैविक कृषि कहलाती है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बिना जानवरों के अपशिष्टों का प्रयोग करके की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहा जाता है। की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? जैविक कृषि कहा जाता है। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रथम जैविक राज्य है वो सिक्किम। और राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है? तो वह है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर है। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर। अब अगली बात करें, अंतिम अपने ब्लूप्रिंट में पॉइंट कौन सा है? कृषि फोरम कौन से हैं, कृषि विश्वविद्यालय कौन से हैं और कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। उनमें सबसे पहले बात करें कृषि फोरम की। किसकी बात करें अपन? कृषि फोरम की। तो कृषि फोरम राजस्थान में कितने हैं? 2। एक तो कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फोरम, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। कहां पर है ये? सूरतगढ़, श्री गंगानगर में। किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ये रूस। और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है। और ये एशिया का क्या है? सबसे बड़ा कृषि फोरम। दूसरे की बात करें तो वो है जैतसर कृषि फोरम। इसकी स्थापना होती है 1962 में। कहां पर है? तो जैतसर अनूपगढ़ जिले में। जैतसर अनूपगढ़ जिले में। किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ये कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ है। अगली बात करें कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कितने हैं? तो वो 5। कितने हैं? 5। उसमें प्रथम कौन सा है? तो वो है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जिसकी स्थापना होती है 1987 में। कब होती है? 1987 में। कहां पर है ये? बीकानेर में। और राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। राज्य का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम तो स्वामी केशवानंद, दूसरा है महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना होती है 1999। कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर। तीसरे की बात करें तो वो है श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2013 में हुई। ये जोबनेर जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। ये कहां पर है? जोबनेर ग्रामीण जयपुर जिले में। और ये राज्य का प्रथम कृषि महाविद्यालय है। अगर कृषि कॉलेज की बात करें तो राजस्थान का प्रथम कृषि कॉलेज कौन सा है? एग्रीकल्चर कॉलेज कौन सा था? तो वो था श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। अब 4 नंबर की बात करें तो मंडोर कृषि विश्वविद्यालय। वैसे ये तीनों एक साथ बने थे 2013 में। मंडोर कृषि विश्वविद्यालय 2013 में स्थापना। ये है कौन से जिले में? तो जोधपुर में, न कि जोधपुर ग्रामीण में। ये कहां पर है? जोधपुर जिले में है। और 5 नंबर बात करें कोटा कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2013 में। कहां पर है ये? कोटा में है। तो इस प्रकार से राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, सॉरी कितने कृषि विश्वविद्यालय है? तो वो है 5। अगला है कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये सेवर भरतपुर में है। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? तबीजी। तबीजी ये कह रहा है कि मैं बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र हूं। और तबीजी कहां पर? अजमेर। इसकी भी स्थापना किसके द्वारा की गई है? ICAR। किसके द्वारा? ICAR। अगला है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो यह है बीसवाल, बीकानेर। खजूर एवं बेर अनुसंधान केंद्र, वो है बीकानेर में। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा में। चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में। वल्लभनगर, उदयपुर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वो है धोरीमिना, बाड़मेर। धोरीमिना, बाड़मेर। धोरीमिना, बाड़मेर। इसबगोल अनुसंधान केंद्र, इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। तो इस प्रकार से अपन ने राजस्थान की कृषि की बात की है। तो राजस्थान की कृषि को पढ़ा है। तो इसमें जितने भी प्रकार के आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े थे उनकी भी बात कर ली। इस बार ये एकदम जल्दी में रिवीजन के रूप में क्लास है। वैसे इसकी 3 क्लासें बन जाती है, 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास है, जिसमें अपन आराम से पहले लिख लिया, उसके बाद में किया है।
और ये आपके लिए विशेषकर बीएसटीसी के लिए और अन्य भर्तियों के लिए भी रामबाण सिद्ध होगी। आप एक बार इसका रिवीजन कर ले तो मेन फालतू के तथ्य लिए नहीं है और मुख्य मुख्य तथ्यों को लिया है। और अगली जो नए आंकड़े आ जाएंगे आर्थिक समीक्षा, उस समय कृषि को और अपन विस्तृत पढ़ लेंगे। धन्यवाद।